मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स तक पढ़ लिया था। पार्ट 2 में हम लोग कैपिटल गुड्स से पढ़ेंगे और कंजम्पशन गुड्स से पढ़ेंगे और आज हमारा चैप्टर क्लोज करेंगे। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होता है? ये फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हम लोगों ने जो पहले फाइनल गुड्स पढ़ा था उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, जहां पर हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइनल गुड्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कंजम्पशन गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या है? कंजम्पशन गुड्स रिफर्स टू दोज goods which satisfy the want of consumer directly. For example, bread, butter, shirt, pen, television, furniture, etc. कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन, टेलीविजन, फर्नीचर जो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। कंजम्पशन गुड्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, ड्यूरेबल गुड्स. It refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. For example, television, refrigerator. ड्यूरेबल गुड्स को भी हम कंजम्पशन गुड्स में कंसीडर करेंगे क्योंकि उसका सब पार्ट है और उसी के साथ साथ में इसको हम लोग सालों तक यूज करेंगे। एक ही चीज को बहुत बार यूज करने वाले हैं, उसको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेमी ड्यूरेबल गुड्स. Goods which can be used for a limited period of time are termed as semi-durable goods. These goods have a lifespan of around 1 year. For example, clothes, crockery, shoes, etc. सेमी ड्यूरेबल क्लोथ्स की हम जो बात कर रहे हैं और गुड्स की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम क्लोथ्स का एग्जांपल लेंगे कि क्रॉकरी है या क्लोथ्स है, ये सारी चीजें हम लोग 1 साल से ज्यादा यूज नहीं करते। बहुत बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन यूजुअली बहुत सारे लोग 1 साल से ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, non-durable goods. Goods which are used up in a single act of consumption are known as non-durable goods. These goods cannot be used more than once. That is, they lose their identity in single act of consumption. For example, milk, bread, food grain, paper, etc. Non-durable goods को हम लोग perishable goods भी बोल सकते हैं, जो कि ज्यादा टाइम तक हम उसको नहीं रख सकते हैं और उसके साथ साथ एक ही बार उसका हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, पेपर है, ठीक है, फूड ग्रेन है, ब्रेड है, ये सारी चीजें पेरिशेबल है, खराब हो जाती हैं, ज्यादा टाइम तक हम इसको नहीं रख सकते। और साथ साथ में आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक ही बार यूज कर सकते हो उसको, जिसको एक ही बार यूज कर सकते हो उसको हम लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स का नाम दे देंगे। सर्विसेज refers to non-material goods which directly satisfies the human want. They are intangible activities, that is, they can be neither seen nor touched. For example, service of teacher, doctor, bank, etc. सर्विस को भी हम कंजम्पशन गुड्स में कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं जो हम लोग फाइनली डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर लेक्चर दे रहा है, हम डायरेक्ट उसको सुन रहे हैं। डॉक्टर है जो सर्विस दे रहा है और हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अच्छे हुए या नहीं हुए। बैंक आपको जो सर्विस दे रहा है वो भी आप लोगों के फाइनल गुड्स में, कंजम्पशन गुड्स में कंसीडर होंगी। अब एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, कंजम्पशन गुड्स में जो भी चीजें हमने जो बात की है उसको हमने अपने कंजम्पशन के लिए, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बोला है और सालों साल यूज करने वाली चीजों को भी और 1 साल के अंदर अंदर यूज करने वाली चीजों को भी डिफाइन किया है। तो अब हम कैपिटल गुड्स को डिफाइन करेंगे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? अगेन फाइनल गुड्स का ही पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कैपिटल गुड्स को पढ़ रहे हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन अ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम कैपिटल गुड्स का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूज करके हम कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इसीलिए उस चीज को हम लोग कैपिटल गुड्स बोलेंगे। They are used in future for productive purpose and have expected lifetime of several years. They do not lose their identity in the production process. They do not get merged in the process of production. They need repair or replacement over time as they depreciate over a period of time. They have derived demand as the demand is derived from the demand of other goods which they help to produce. बहुत ही इजी स्टेटमेंट में इन लोगों ने बताया है
कि कैपिटल गुड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो कैपिटल गुड्स को डिफाइन करने का एक ही तरीका है, जिस चीज का यूज हम करने वाले हैं दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स जो होते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं, जिसका मेंटेनेंस भी आएगा, जो डिप्रिशिएट भी होगा और रिपेयर भी मांगेगा और कहीं ना कहीं लास्ट में रिप्लेसमेंट भी मांगेगा। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उसका यूज हम करते हैं कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसीलिए उसको हम लोग नाम भी देते हैं कैपिटल गुड्स का। How to classify goods as consumption goods and capital goods? There is no clear-cut line for demarcation between consumption goods and capital goods. The same goods can be consumption goods and also capital goods. It depends on the ultimate use of goods. For example, a machinery purchased by a household is a consumption goods, whereas if it is purchased by a firm for use in the business, then it is a capital goods. अगेन हम लोग के लिए कोई भी ऐसा क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये चीज को ही कैपिटल और ये चीज को ही कंजम्पशन बोलेंगे। अगेन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगा वैसा हमारा स्टेटमेंट होगा। अगर सेम मशीन घर वाले लेके जा रहे हैं, हाउस होल्ड वाले लेके जा रहे हैं, तो वो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। लेकिन वही सेम मशीन अगर कोई बिजनेसमैन या कोई फर्म लेके जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये कैपिटल गुड्स हम कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स क्या है, इसका मेन बेसिक डिफरेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। सबसे पहली बात तो द कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो दिस गुड सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट डायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। कंजम्पशन गुड्स की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट होती है क्योंकि डायरेक्टली लोग उसको डिमांड करते हैं। और कैपिटल गुड्स की बात करें तो सच गुड सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। यहाँ पर जब किसी चीज की डिमांड होती है तो उसकी पहले तो मशीन खरीदी जाएगी सो दैट वो चीज हम बना सकें और फिर उसको बेचेंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल गुड्स को हम लोग डिराइव डिमांड भी कहते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ पर प्रोडक्शन की बात ही नहीं होती है क्योंकि फाइनल गुड्स बन गया, कंज्यूम कर लिया हमने, बात खत्म हो गई। और कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो वहां पर हम लोगों की प्रोडक्शन कैपेसिटी मैटर करती है। एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, कैपिटल गुड्स जनरली हैव एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर। कंजम्पशन गुड बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक दिन के, एक महीने के, एक साल के अंदर अंदर खराब हो जाते हैं। बहुत सारे कैपिटल गुड्स ऐसे होते हैं जो साल से ज्यादा जो भी गुड्स चलते हैं उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कंसीडर करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, आप लोग सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही इजी वे में दिया है। मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी के 4 जो भी हैं, 3 जो भी हैं आप करेंगे। कार इफ परचेज बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन कब बोलेंगे, फाइनल गुड्स के अंदर 2 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, कंजम्पशन एंड कैपिटल, और फाइनल गुड्स का जो दूसरा एक पार्ट था इंटरमीडिएट गुड्स वो दिया है। अगर हम तीनों हेडिंग लगाते हैं और कार कंसीडर करें तो कोई हाउस होल्ड अगर कार खरीदता है तो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। इफ इट इज परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर एज अ टैक्सी, इट इज परचेज बाय अ फर्म फॉर यूज इन अ बिजनेस, अगर कार को बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स अगर कार को रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं, मतलब उसको अभी हम लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदते, उसको किसी और को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। बाकी के एग्जाम्पल्स आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आएगा क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन क्या है ये। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीन, एडिशन टू इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट कैन लुक आउट इन 2 फॉर्म, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, सबसे पहली बात तो हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जो भी कैपिटल मेरे पास पड़ा है, जो पैसा मेरे पास पड़ा है, मैं उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा जिससे मेरा कैपिटल फॉर्मेशन हो, वो पैसा और डबल हो। ठीक है, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन, बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल में दी गई हैं कि बिल्डिंग बना लेता हूँ
सो दैट वो भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, उससे काफ़ी पैसे कमाऊंगा। अगर रेंट पे देता हूँ तो रेंट, और अगर सेल करता हूँ तो उससे जो मुझे वैल्यू मिलती है वो। परचेज ऑफ मशीनरी वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस मशीन को खरीदने के बाद उससे जो भी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं मार्केट में उसको सेल करूंगा, एंड सो ऑन। इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके के हैं, ग्रॉस और नेट। क्या है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देख लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। जब तक हम इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर लेते हैं तब तक उसको हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वो नेट इन्वेस्टमेंट तब होगा जब हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हमारे सम्स में इसका बहुत ज़्यादा मेजर यूज हम करेंगे। तो भाई किस तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम करेंगे भाई, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरीके का इन्वेस्टमेंट है जिसमें से अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया गया है। और नेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग कंसीडर करेंगे, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमको मिलता है वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होगा। फॉर्मूला दिया हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। बहुत ही क्लियर है, नेट फाइंड करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो माइनस करना ही है, और यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। Depreciation refers to a fall in the value of fixed asset due to the normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence. डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन सभी को पता है, हमारे फिक्स असेट की या कोई भी चीज की जब वैल्यू कम होती है उसके यूसेज के वजह से उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यू अगर हमको चाहिए होगी तब हम नेट वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमको ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी। आप इस ग्रॉस वैल्यू के जगह पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट इज मेनली ड्यू टू 3 रीजन, 3 रीजन यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही इजी है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है डेप्रिसिएशन चैप्टर। 3 वजह से डेप्रिसिएशन होता है, पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, एंड तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। पुरानी हो जाती है टेक्नोलॉजी तब उसको हम बदल देते हैं, तब डेप्रिसिएशन लगता है, पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा टाइम चला जाता है तब, और नॉर्मल वियर एंड टियर में भी हमको डेप्रिसिएशन फेस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस, मीनिंग क्या है डेप्रिसिएशन एंड क्या है कैपिटल लॉस। It refers to the value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence. It refers to the loss in a value of fixed asset due to unforeseen obsolescence, natural calamities, theft and accident. कैपिटल लॉस क्या है भाई, तो इट रिफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। हम लोगों के फिक्स असेट में जब भी कोई वैल्यू का लॉस होता है उसको हम लोग कैपिटल लॉस कहेंगे। डेप्रिसिएशन हम उसको कहेंगे जहां पर हमारे फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है। प्रोविजन फॉर लॉस, provision is made for the replacement of asset as it is expected loss. Capital loss, no such provision is made for in case of capital loss as it is unexpected loss. यहाँ पर कैपिटल लॉस एक्सपेक्टेड नहीं होता है, कभी भी हो सकता है वो। और यहाँ पर जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग प्रोविजन रखते हैं सो दैट हम लोग इसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकें जब भी इसका टाइम खत्म हो जाए या कोई फिक्स असेट का टाइम खत्म हो जाए तब। प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर लॉस होता है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, लॉस में चल रहे हैं तो क्यों प्रोडक्शन करें। और डेप्रिसिएशन से हम लोगों के प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट आता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है इज अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला रेडी होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं, indirect tax refers to those tax which are imposed by the government on production and sale of goods and services. ये indirect tax क्या है, तो भाई जो भी हम लोग सेल करते हैं मार्केट में उसके ऊपर हम लोग कोई टैक्स पे करते हैं उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ पर जीएसटी का एग्जांपल दिया है, जीएसटी जैसे हम पे करते हैं वो, तो जो भी टैक्स हम पे करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। बात यहाँ पर सब्सिडी की जब करते हैं तो सब्सिडी मतलब होता है जो गवर्नमेंट असिस्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सो दैट वो अपने आप को प्रमोट कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें, उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडी।
अब ये फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या है देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट, इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट मतलब जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। और इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। और मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस होगा जहां पर हम लोग इसको सेल करते हैं। ये क्यों यहाँ पर डिफरेंस किया गया, क्योंकि कैपिटल फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क ये होता है कि फैक्टर कॉस्ट में हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं, जो भी हम लोग खर्च करेंगे उसके सामने हम लोगों का एक्सपेंस जो होगा वो भी कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल टैक्स भी हम कंसीडर कर लेंगे। और मार्केट प्राइस के अंदर हम लोग जो भी मार्केट प्राइस पे बेच रहे हैं प्रोडक्ट को उसकी हम बात करेंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारा टैक्स इंक्लूडेड होगा। इसीलिए इसको हम लोग दो अलग हेड में पढ़ेंगे। कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन फॉलोइंग केसेस। फॉर्मूलेज आपको पता ही है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया गया है तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे मिलेगा, तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू और हमको इजीली ये मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। क्या होता है ये, तो इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। NFIA का सिंपल मतलब ये है कि बाहर जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं, जो इंडियंस हैं जो पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर जो आता है उसको हम कंसीडर करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो बाहर के लोग यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं वो अपने कंट्री में भेजेंगे तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, उसको हम बोलते हैं NFIA। NFIA क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA जो ये है, इट इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। In practical estimate, domestic income is estimated first and then national income is derived from the domestic income in a following manner. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर हम लोग डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के हेड में NFIA पढ़ते हैं। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है हमारे इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर में जितने लोग पैसे कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो भाई उसके अंदर क्या हो जाएगा, बाहर के जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो प्लस हमारा जो डोमेस्टिक है उसको भी हम प्लस करेंगे तब जाके हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो फॉर्मूला यहाँ पर नेशनल इनकम का बनेगा डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, मतलब बाहर से जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं वो हम अपने डोमेस्टिक इनकम में अगर प्लस करते हैं तो हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा। कुछ क्राइटेरियन दिए हैं यहाँ पर NFIA के, हम देख लेते हैं एक बार। NFIA इज पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन इनकम पेड टू अब्रॉड। अगर हमारे वहाँ के जो बंदे हैं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं कंपेयर टू यहाँ के जो वहाँ से जो यहाँ पर आए हैं कमाने के लिए उनके कंपेयर में, अगर हमारे NRI ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो हमारा NFIA पॉजिटिव बताएगा। NFIA नेगेटिव तब बताएगा जब वहाँ के लोग कम पैसा कमा रहे हैं और वहाँ के लोग जो इधर हमारे इंडिया में जो काम कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो हमारा NFIA नेगेटिव आएगा। जीरो तब होगा जब जितना वहाँ पर लोग कमा रहे हैं उतना ही यहाँ पर भी उनके लोग कमा रहे हैं, तब हम लोगों का NFIA जीरो हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ NFIA, इसके अंदर हम नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पढ़ेंगे, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन अर्निंग, 3 पॉइंट पढ़ेंगे। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेसिडेंट worker living or employed abroad or less than 1 year are similar payment made to non-resident workers staying or employed within the domestic territory of the country for less than 1 year। कम नेट कंपनसेशन कौन से कंपोनेंट है, तो भाई जो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर 1 साल से कम में अगर काम कर रहे हैं या कोई काम करके दे रहे हैं तो उसकी चीज़ हम कंसीडर करेंगे, उनकी इनकम कंसीडर करेंगे। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप received by resident of the country, similarly payment made to non-resident। जो भी पेमेंट हम बाहर वालों को जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको जो पेमेंट करते हैं वो, और जो वहाँ से पेमेंट हम रिसीव करते हैं वो, उसको हम लोग सेकेंड हेड में कंसीडर करेंगे। पार्ट में नेट रिटेन अर्निंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो भी रिटेन अर्निंग वहाँ पर NRI लोग जो यूज कर रहे हैं वो, और जो उनके लोग यहाँ पर रिटेन अर्निंग यूज कर रहे हैं वो, उस दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारा वो कंपोनेंट बन जाएगा NFIA का। लास्ट में है
Thus, it may be concluded that net factor income from abroad is equal to net compensation of employee plus net income from property and entrepreneurship plus net retained earning. तो इस तरीके से हम लोगों को NFIA मिलेगा, ठीक है। तो NFIA जो है वो हमको अगर ढूंढना है तो इस तरीके से फॉर्मूला हम यूज करेंगे और जो हमको डेटा दिया गया होगा हमारे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड चैप्टर क्लोज होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें भी होगा। पहले आपको पार्ट 1 मिलेगा, उसके बाद आपको पार्ट 2 मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।